हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 9th, उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उसकी बैक एक्सरसाइज, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेरी आती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं ज़रूर उसकी क्वेरी का आंसर दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज पे अगर हम चलें तो एक्सरसाइज पे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स, मतलब इस पहला क्वेश्चन हमारा सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। तो आपको पहले ही बता दूं, हमें सेपरेशन टेक्निक्स डिलीटेड हैं इस साल, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सोल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिडुए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सोल्यूबल, इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार जाके वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substances dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है, इससे आप एक बार देख लो। ओके, तो इनका पहला क्वेश्चन क्या है हमसे? इनका पहला क्वेश्चन है हमसे कि व्हाट मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट हमें चाहिए होगा, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ये क्या है? टेम्परेचर 313 केल्विन क्या है? टेम्परेचर। क्लियर है? तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम टेबल में देख के फिर निकालेंगे। तो अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में इन्होंने क्या बोला है हमें? पोटाशियम नाइट्रेट के बारे में बताने के लिए। पोटाशियम नाइट्रेट में हम क्या ऐड करेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए 313 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हम 313 केल्विन टेम्परेचर पे हम जाएंगे, ये रहा 313 केल्विन टेम्परेचर। इसी लाइन में हम देखेंगे, इस लाइन में हम देखेंगे तो पोटाशियम नाइट्रेट फर्स्ट पर ही है। पोटाशियम नाइट्रेट, तो ये फर्स्ट पे जो आ रहा है ये हमारा 62 ग्राम, 62 ग्राम, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप आंसर कैसे लिखोगे? पूरे सेंटेंस में आपको बता देती हूँ। आप लिखोगे 62 ग्राम ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ H2O। ओके, इन 100 ग्राम ऑफ H2O। उसके बाद इतना भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओनली 31 ग्राम इज रिक्वायर्ड, ओनली 31 ग्राम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका आंसर एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, 62 ग्राम ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना ग्राम चाहिए? 62 ग्राम ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट हमें चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा हमारा H2O। क्लियर है? ओनली 31 ग्राम इज रिक्वायर्ड। कितना चाहिए? ओनली 31 ग्राम। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड कहाँ पर है? पोटाशियम क्लोराइड है थर्ड प्लेस पे, देखो तो। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड इन वाटर इन्होंने बता रखा है, मेंशन किया हुआ है H2O। कितने टेम्परेचर पे? 353 केल्विन टेम्परेचर पे
और इन्होंने सॉल्यूशन लीव किया है टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन, वो क्या ऑब्जर्व करेगी जब सॉल्यूशन कूल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि जो क्रिस्टल्स हैं, जो पोटेशियम क्लोराइड जो है उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन कूल होगा तो जो ये हमारे पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट का आंसर आया है हमारा 62 ग्राम्स, सेकंड का आंसर है कि सेपरेट हो जाएंगे। ओके, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने बोला कि हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है हर एक सॉल्ट की कितने टेम्परेचर पे, 293 केल्विन टेम्परेचर पे। 293 केल्विन ये रहा, इस टेम्परेचर पे हमें सबकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है और बताना है कि विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, किसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे पहले हम, सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हम देखें तो 293 केल्विन टेम्परेचर पे पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम्स, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम्स एंड अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम्स। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, आप लोग बताओ सबसे ज़्यादा किसकी है। पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा किसकी हुई, आप तो ये खुद भी देख सकते हो, बताओ। सबसे ज़्यादा हुई 37 अमोनियम क्लोराइड की, किसकी, अमोनियम क्लोराइड की। क्लियर है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्ट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा कि जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल्स, गिविंग एग्जाम्पल इन्हें हम एक्सप्लेन करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंसेस, कॉलॉइड, सस्पेंशन। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस अगर हम वापस सारा कुछ रिकॉल करें तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हों। किससे बने हों, सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हों। क्लियर है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा प्योर सब्सटेंस में सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, वाटर और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाइए फर्स्ट पे, सॉरी मैंने गलती से फर्स्ट मिस कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि जब एक सॉल्यूशन है उसमें हम और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं डाल सकते। अगर सपोज करो मैंने वाटर लिया, उसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, ठीक है, मैं शुगर डाल रही हूँ और एक टाइम ऐसा आया कि वो शुगर डिज़ोल्व होनी बंद हो गई। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ कोलॉइड्स पे। कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स अगर हम देखें तो कोलॉइड जो हैं होते असल में हेट्रोजीनियस है, लेकिन वो दिखते कैसे हैं, होमोजीनियस की तरह। दे अपेयर टू बी होमोजीनियस, दे अपेयर टू बी होमोजीनियस। क्लियर है, लेकिन वो होते क्या हैं, वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, वो होते हैं हेट्रोजीनियस, होते हैं वो हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये पता चल गया क्लोराइड के बारे में। इसके एग्जांपल्स हैं मिल्क लगा लो, शेविंग क्रीम, चीज़। ठीक है, ये सारे होते हेट्रोजीनियस है लेकिन दिखते होमोजीनियस हैं। ओके, तो अब लास्ट है डी, सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, हमें मतलब सस्पेंडेड रहते हैं, पूरे बल्क ऑफ मीटर के में वो सस्पेंडेड ही रहते हैं। वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर आप सैंड डालो वाटर में तो वो बिल्कुल नीचे वहीं पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है,
वो होता है सस्पेंशन। अब मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया, सैंड एंड वाटर, ठीक है। अब ये भी हो गए, तो हमने से थर्ड क्वेश्चन कर लिया, सेकंड भी कर लिया एंड फोर्थ भी कर लिया। तो अब आ जाओ हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इन सब को होमोजीनियस क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो पहला है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? अगर देखा जाए, अगर आपने कभी सोडा वाटर देखा है, सोडा देखा है, तो सोडा वाटर एक्चुअली होमोजीनियस है कि अगर आप कहीं से भी सोडा वाटर को टेस्ट करते हो तो वो आपको हर जगह सेम टेस्ट होगा। तो ये है होमोजीनियस, होमो, ठीक है। मैं होमोजीनियस पूरा नहीं लिख रही हूँ, होमो लिख रही हूँ, ठीक है। होमोजीनियस है सोडा वाटर, होमोजीनियस है। अब वुड, वुड हेट्रोजीनियस है, क्योंकि क्यों क्यों है हेट्रोजीनियस? क्योंकि अगर देखा जाए तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन वो होते हैं जो पूरे बल्क ऑफ मीडियम मतलब सस्पेंडेड नहीं होते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो होते हैं हेट्रोजीनियस। अगर आप वुड को डालो, ठीक है, तो वो सस्पेंड नहीं होगा ना, ठीक है। ये होते हैं, वुड होगा हमारा हेट्रोजीनियस, और एयर, एयर होगी होमोजीनियस, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स होती है लेकिन हमें दिखती भी नहीं है। विनेगर, विनेगर भी होमोजीनियस होगा। फिल्ट्रेटेड टी, ये भी होमोजीनियस होगी, ठीक है। आप कहीं से भी टेस्ट कर लो फिल्ट्रेटेड टी को तो सेम टेस्ट होगा। विनेगर को आप टेस्ट नहीं करोगे, आई नो, लेकिन अगर आप टेस्ट करोगे तो उधर भी सेम ही टेस्ट होगा। अगर आप एयर देखो, अगर आप एयर देखो तो एयर में सारे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो भी होमोजीनियस है, ठीक है। सॉयल रह गया, सॉयल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सॉयल सैंड, तो वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करो तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वुड को भी करो तो नहीं होगा डिज़ोल्व। क्लियर है? अब आ जाओ आंसर क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे इन्होंने पूछा, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर? आपको पता कैसे चलेगा कि एक कलरलेस लिक्विड मतलब एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसमें कोई कलर नहीं है वो एक प्योर वाटर है? पता कैसे लगाओगे? अगर मैं आपको पानी दे दूँ, ठीक है, सपोज मैं आपको आपको सोडा वाटर दे दूँ और एक नॉर्मल पानी दे दूँ, या फिर एक फिल्टर्ड पानी दे दूँ, या फिर टैप वाटर दे दूँ, आपको अगर मैं ये दोनों वाटर देती हूँ तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा प्योर वाटर है? अगर हम प्योर वाटर को कभी भी बॉईल करके देखें तो हमेशा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही डिवाइड होगा। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो डिवाइड 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होगा हमेशा। अब 100 डिग्री सेल्सियस को हम वेट अ सेकेंड, 373 केल्विन भी लिखते हैं। केल्विन भी एक टेम्परेचर की ही यूनिट है जिससे सेल्सियस होती है, ठीक है। अब अगर आप प्योर वाटर देखना चाहते हो तो आप उसको बॉईल करके देखो, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो वो प्योर वाटर है, अगर वो नहीं बॉईल हो रहा है तो वो प्योर वाटर नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? इन सब में से कौन से जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं? तो ये तो आपको देख के पता चल जाएगा। पढ़ो, आइस प्योर है, मिल्क प्योर नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। आयरन, आयरन प्योर है क्योंकि आप अगर इसको देखो ना आयरन को तो आपको हर जगह आयरन के ही एटम्स मिलेंगे। आइस को अगर आप देखो तो आपको हर जगह वाटर ही मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी प्योर है, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर है, मरकरी भी प्योर है, ब्रेकवुड एयर, ये तीनों प्योर नहीं हैं, इम्प्योर हैं, ठीक है। अब आ जाओ, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इन सारे मिक्सचर्स में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन असल में होते क्या हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। क्या होते हैं सॉल्यूशन? होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन कौन से हैं? सॉइल नहीं है, अगर आप सॉइल को करोगे तो वो हेट्रो होता है क्योंकि सॉइल अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता। सी वाटर होमोजेनियस है, ठीक है। एयर, एयर होमोजीनियस है।
कोल 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 हेट्रोजीनियस है। कोल अगर आप देखो तो सॉरी, कोल हेट्रोजीनियस है और सोडा वाटर होमोजीनियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बताया था वीडियो में, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट होता है, पहले बात तो ये किसने डिस्कवर किया था, जॉन टिंडल ने। किसने डिस्कवर किया था, जॉन टिंडल ने। टिंडल इफेक्ट होता है जब हम लोग ऐसा, मतलब जब कोलॉइड, कोई कोलॉइड सब्सटेंस है और उसमें से हम लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, लाइट को पास करवा पा रहे हैं स्कैटरिंग के थ्रू, मतलब लाइट स्कैटर हो रही है उस सोल्यूशन के थ्रू, वो होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा जो है टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या स्टार्च सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है, मिल्क कोलॉइड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये नहीं है हमारा कोलॉइड, एंड स्टार्च सॉल्यूशन ये कोलॉइड है। मतलब किस किस में से होगा, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इनको हमें क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में एंड मिक्सचर्स में। ठीक है, तो अगर हम वापस रिकॉल करें कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स ये सब होते क्या हैं, तो एलिमेंट्स होते हैं अब जब वो प्योर सब्सटेंसेस से जो हम सेम टाइप ऑफ एटम्स बने होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ एटम्स, प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, इधर हम बोलते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड्स होते हैं वही प्योर सब्सटेंसेस, लेकिन वो सेम टाइप ऑफ एटम से नहीं बने होते, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, वन और मोर देन 2 एलिमेंट्स, वो 1 और 2 एलिमेंट्स से बने होते हैं। जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से बने होते हैं, कंपाउंड्स जो हैं एलिमेंट्स से बने होते हैं, इनको केमिकली कंबाइन करना पड़ता है एक दूसरे से। ठीक है, अब आ जाओ मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स हमें पता ही है 3 तरह के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसमें भी होते हैं आगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, ये सब है। तो अब देखते हैं एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं, तो साथ साथ ही देख लेते हैं। सोडियम क्या है, सोडियम है एलिमेंट, क्योंकि ये एक किससे बना हुआ है, 1 टाइप ऑफ एटम से। ठीक है, सॉइल मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है सोडियम, इसलिए वो एलिमेंट है। सॉइल जो है हमारा मिक्सचर है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ये भी मिक्सचर है। सिल्वर एलिमेंट है क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम से बना है। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है क्योंकि ये 1 और मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके बना है। टिन जो है ये एलिमेंट है। उसके बाद सिलिकन जो है वो भी हमारा एलिमेंट है। कोल हमारा मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर है। सोप हमारा कंपाउंड है। मिथेन भी कंपाउंड है। मिथेन को हम अगर देखें तो मिथेन को CH4 ऐसे लिखा जाता है। वेट अ सेकेंड, कैसे, CH4, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। ब्लड एक मिक्सचर है। अब लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, कौन से जो हैं वो केमिकल चेंजेस हैं। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है केमिकल चेंजेस के बारे में और फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिनको हम वापस उसी शेप में जैसे वो थे वैसे कर सकते हैं, ठीक है, और केमिकल होते हैं जिन्हें हम वापस नहीं कर सकते। जैसा कि अगर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मैंने दही से मतलब दूध से दही बनाया, क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ये केमिकल चेंज है कि अगर एक प्लांट बढ़ गया है तो आप उसको वापस छोटा नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, लेकिन हम इनको जो है हम अलग सेपरेट कर सकते हैं, वापस पहले वाली स्टेट में ला सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, नहीं, कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड फिजिकल चेंज नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर हम देखो वाटर को आप अगर आइस में कन्वर्ट करो तो आइस वापस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है ना, तो ये एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये केमिकल चेंज है। क्लियर? तो हमारी यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैंने आपको जब जैसे कि कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, तो अब बारी उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इनमें से ना
मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं पेपर में इनमें से क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली बात आपको एक ध्यान से सुन लो, पहले ही बता दूं, हर टाइम आप पेपर में मोस्ट ऑफ द बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो अच्छे से सारे नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है हाँ ये ठीक होगा तो इसी को टिक कर देते हैं, बाकी नीचे वाले भी पढ़ने चाहिए। तो आगे से ध्यान रखना, नीचे वाले भी पढ़ने हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये सही है, ठीक है, हमने पढ़ा था ये। प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, ये गलत है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, करेक्ट। तो अब आंसर होगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। तो आप अगर इनको देखो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज प्योर सब्सटेंसेस क्यों है ये फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज प्योर सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ये सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं एंड हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर, इनका एक फिक्स्ड और एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। सेकेंड, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक बॉडीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग, किसको डिसॉल्व करके आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन बना सकते हो, बाय डिसॉल्विंग आयोडीन इन एल्कोहल, ठीक है। अगर आप आयोडीन को एल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन चाहिए तो आपको आयोडीन इन एल्कोहल को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, कौन से जो है वो फिजिकल चेंजेस हैं। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल। तो इसमें जो है फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल एक फिजिकल चेंज है। सेकेंड, रेस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज है। बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ये फिजिकल चेंज है, हम इसको वापस सीधा कर सकते हैं। ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो अब देखो कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सी वाला हमारा ठीक है। अब फिजिकल चेंज होता क्या है, फिजिकल चेंज होता है दैट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, क्या होता है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन अ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन है टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार मैंने देखा है कि ये पूछा जाता है। अब एक टू सब्सटेंसेस है ए एंड बी, इन्हें आपस में रिएक्ट करवाया गया ताकि थर्ड सब्सटेंस बने जो है A2B, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन 2A प्लस B बना A2B, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट। एक तो इस चीज़ में भी ध्यान रखा करो, कुछ बच्चे ना करेक्ट सोच कर करेक्ट का कराते हैं, लेकिन हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो अब हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट इन्होंने कहा है हमसे द प्रोडक्ट A2B shows the properties of substances A and B, ये सही है। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ये सही है। आपको बताना है ये सही है गलत है, मैं तो आपको लास्ट में बताऊंगी सारा रीड करने के बाद। द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म कैनॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड, द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म इज एन एलिमेंट, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट है हमारा अगर आप ध्यान से देखो ना तो सेकंड वाला ठीक है कि प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, इनकी हमेशा एक फिक्स्ड ही कंपोजिशन रहेगी। कैसी कंपोजिशन रहेगी, इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगी। तो सेकंड ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। तो आएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, एक टीचर ने तीन बच्चों को कहा, अ टीचर टोल्ड 3 स्टूडेंट A, B and C टू प्रिपेयर 25% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KOH। स्टूडेंट A डिजॉल्व 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम ऑफ KOH इन वाटर एंड मेड द वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, विच वन ऑफ देम हैज मेड रिक्वायर्ड 25% सॉल्यूशन एंड व्हाई। तो आप पहले ना जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो जो
आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो दी होती हैं, तो वो एक बार देख लेनी चाहिए। 25 ग्राम ऑफ KOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर बाय स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी ने डिजॉल्व किया इतना एंड स्टूडेंट सी ने इतना, ठीक है। तो हम सिंपल सा इनका देखने की बजाय हम अपना हिसाब से निकालेंगे। तो इनकी टीचर ने कहा कि हमें 25% सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, KOH का। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 25 ग्राम ऑफ व्हाट, सोल्यूट, 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम हम लेंगे 100 मिलीलीटर। कितना वॉल्यूम लेंगे हम, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आप इसको करके देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 वाले फॉर्मूले से, तो आपका आ जाएगा 25%, ठीक है, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 ग्राम ऑफ KOH इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो कौन सा सही है, स्टूडेंट बी इज़ राइट। क्यों राइट है, तो इसको आप सॉल्व करके बता सकते हो। अब 6th क्वेश्चन है, पॉन्ड वाटर कंटेन्स सैंड ग्रेन्स, क्ले पार्टिकल्स, सॉल्ट, पीसेस ऑफ पेपर एंड सम एयर बबल्स। सेलेक्ट फ्रॉम अमंग्स्ट दीज एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ सॉल्वेंट, सोल्यूट, क्लॉइड एंड सस्पेंशन। तो सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है हमारा वाटर, क्योंकि मतलब हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, ठीक है। तो जो सोल्यूट है, सोल्यूट का क्या क्या हो सकता है, सोल्यूट होगा हमारा सैंड ग्रेन्स सोल्यूट हो सकता है, सैंड ग्रेन्स नहीं, हमारा सोल्यूट होगा सॉल्ट, पीसेस ऑफ पेपर, एयर बबल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सोल्यूट, मतलब सॉल्वेंट भी हो गया, सोल्यूट भी हो गया, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट भी हो गया, सोल्यूट भी हो गया। अब निकालना है हमें कोलॉइड। कोलॉइड होता है जिस तरह कोलॉइड होता है असल में हेट्रोजीनियस, लेकिन दिखता कैसा है, होमोजीनियस। तो कोलॉइड क्या होगा, कोलॉइड होगा हमारा मिक्सचर ऑफ एयर बबल्स एंड वाटर। सस्पेंशन असल में होता है हेट्रोजीनियस है, तो सस्पेंशन में क्या आएगा, सस्पेंशन में आएगा हमारा मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्रेन्स, सैंड ग्रेन्स, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। कब एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहा जा सकता है, पहले हम इतने को ही देखते हैं। एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड तब कहा जा सकता है जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो चुका है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। आप इसको लिखोगे कैसे, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट हैज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट dissolved in a given amount of the solvent at a given temperature, ठीक है। आपका फर्स्ट का आंसर मिल गया। सेकेंड, हाउ कैन यू चेंज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन टू एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन विदाउट एडिंग एनी मोर सॉल्वेंट टू इट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अब इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बिना सॉल्वेंट को ऐड करें, टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाकर हम कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड सोल्यूट, ठीक है। अब आप लिखोगे कैसे इसको, आप इसको लिखोगे सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन ऑल्सो बी मेड अनसैचुरेटेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड सोल्यूट इज ऑफ एंडोथर्मिक नेचर, देयरफॉर इट इज अकम्पनीड बाय द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। अब आ जाओ 8, पेंट्स आर ऑफन स्टेड बिफोर बीइंग पुट टू यूज़। क्योंकि पेंट्स जो है वो सस्पेंशन होते हैं, तो जब अगर हम सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें अच्छे से स्टिर करना पड़ता है। तो अब इसका आप कैसे लिखोगे, इसका आप लिखोगे पेंट्स आर जनरली सस्पेंशन of chemicals when they are left undisturbed for some time. The solute particles settle down and hence they need to be stirred thoroughly before use, ठीक है। अब वर्स 9th क्वेश्चन है, what is difference between a solid solution and a solid soul, explain with an example, ठीक है। तो हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन देके नीचे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो लिक्विड की स्टेट में होते हैं, ठीक है, क्लियर है। और सॉलिड सोल एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ये एक कोलॉइडल सस्पेंशन टाइप का सॉल्यूशन होता है
ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स की डायमेंशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कैसे? सॉलिड सोल्यूशन का क्या लिखोगे? अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर इन द लिक्विड स्टेट। और सॉलिड सोल्यूशन का लिखोगे अ सोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ कोलॉइड सस्पेंशन विच हैज पार्टिकल्स विद डायमेंशन अराउंड 1 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। आप चाहो तो डायमेंशंस ना लिखो, कोई इशू नहीं है। अब आगे हमें इन्होंने बोला एग्जाम्पल दे दो, तो आप इतना मत वो करो, तो आप नॉर्मल लिख सकते हो कि सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होते हैं एंड सॉलिड सोल जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। आप एग्जाम्पल इनके खुद भी दे सकते हो बाय, आपको पता ही है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं आगे 10th क्वेश्चन पे। हाउ कैन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन बी मेड अनसैचुरेटेड? ये हम ऊपर अभी करके ही आए हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, बाय हीटिंग एंड एडिंग मोर सॉल्वेंट, और टेम्परेचर इंक्रीज करके वही सेम चीज़ है। ठीक है, विच ऑफ द टू विल स्कैटर लाइट, सोप सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन? बाय वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें सोप सॉल्यूशन जो है वो लाइट स्कैटर करेगा, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो है वो कोलॉइड है और टिंडल इफेक्ट हमेशा कोलॉइड्स में ही हो पाता है, कोलॉइड्स लाइक सस्पेंशन में। ठीक है, वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर? वाटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहा गया है? वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब जो सॉल्यूशन है ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, और जो वाटर है, अगर आप सॉल्यूशन करो, निकालो यूनिवर्सल इंडिकेटर का वाटर का, है ना, तो वाटर जो है उसको ग्रीन कलर मिल जाएगा। ठीक है, क्या कौन सा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा। अब जो पीएच है इंडिकेटर है, जो पीएच इंडिकेटर है उसके अंदर बहुत सारे वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड से बना होता है। ठीक है, इस वजह से वो बहुत सारे इंडिकेटर डिजॉल्व कर सकता है। अब इसको आप लिखोगे कैसे? आप इसको लिख सकते हो वाटर इज अ neutral substance, the solution of universal indicator, and water will get a green color. A pH indicator made up of several chemical compounds, or because it can dissolve many indicators. नॉर्मल आप लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने के बजाय आप सिंपल एक आंसर छोटी सी लाइन में भी लिख सकते हो, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मैनी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर वर मिक्स टुगेदर एंड डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ए एंड बी। आप इसको डिफ्रेंशिएशन करके करोगे तो इट विल बी मोर ईजियर। ठीक है, ए एंड बी, पार्ट ए वॉज हीटेड स्ट्रांगली वाइल पार्ट बी वॉज नॉट हीटेड। इसको आप अच्छे से ना जब पढ़ रहे होते हो, पेपर जब रीड करते हो, या फिर वैसे कभी टेस्ट हो रहा हो, तो ऐसे कभी आप क्वेश्चन रीड करते हो ना जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो हमेशा उसे अंडरलाइन कर लिया करो। पार्ट ए वॉज हीटेड स्ट्रांगली और पार्ट बी वॉज नॉट हीटेड। ठीक है, अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में ऐड हुआ है। ठीक है, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस वॉज सीन इन बोथ द केसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुई है दोनों में। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैसेज इवॉल्व? कौन सी गैस इवॉल्व हुई है ये आपको कैसे पता चलेगा? हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी गैसेज इवॉल्व हुई हैं। तो जो आयरन होता है उसका क्या होता है? Fe। आयरन को हम कैसे लिखते हैं? Fe, और सल्फर को S। तो जब आप इनको केमिकली कंबाइन करोगे तो ये बनेगा FeS। ठीक है, क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब रिएक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो HCl जो है उसको हम मिक्सचर में फेरिक क्लोराइड के मिक्सचर में ऐड करेंगे और हाइड्रोजन अगर आप मिक्सचर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो रोटन एग होता है ना, कभी सुना, मतलब देखा भी हो सकता है, गैस किसी बच्चे ने देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने। द फोल रोटन एग, जो रोटन एग हो जाता है उसकी जो स्मेल होती है ना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड का इंडिकेटर होती है, ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो अब पार्ट ए में, मतलब आपको मैं सिंपल बताऊँ ना, तो आप ऐसे पैरा पूरा में करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको पार्टीशन करके करो। तो मैं आपको अगर पार्टीशन के हिसाब से बताऊं तो ग्रुप 1, पहले हम ग्रुप 1 ले लेते हैं। ग्रुप 1 में हमने आयरन फीलिंग्स लिए हैं और सल्फर लिया है, हमने उन्हें अच्छे से हीट किया है। ठीक है,
उन्हें अच्छे से हीट कर लिया है, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और उसमें स्मेल कैसी आ रही है, रॉटन एग की, ठीक है, उसमें रॉटन एग की स्मेल आ रही है, जिस तरह की हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड किसका इंडिकेटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रोडक्शन। वेट अ सेकेंड, पार्ट बी में इन्होंने कहा कि पार्ट बी ने उसको हीट नहीं किया गया है, तो पार्ट बी में क्या होगा, जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे पार्ट बी में, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी और जो सल्फर है वो पार्ट नहीं लेगा रिएक्शन के अंदर। और जब हम बर्निंग मैचस्टिक को उसमें करेंगे, पास लेके जाएंगे उसके पास, तो एक पॉप साउंड आएगी, तो ये बताती है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इंडिकेशन है प्रोडक्शन का, ठीक है। इसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब 13 है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ 10% मास बाय मास solution of sugar in water. Ramesh dissolved 10 gram of sugar in 100 gram of water, while Sarika prepared it by dissolving 10 gram of sugar in water to make 100 gram of solution, ठीक है। तो आपको सिंपल से अगर आप देखो ना, तो ये आपको बता रखा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, क्या जो दोनों सॉल्यूशन है वो सेम कंसंट्रेशन के हैं, नहीं, दोनों सेम कंसंट्रेशन के नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका जो दोनों ने हमें डाटा दिया है उस हिसाब से निकाल के देखो, तो रमेश का जो मास आएगा, मास परसेंट आएगा, वो आएगा 9.09%, ठीक है। और जो सोल्यूशन सारिका ने बनाया है उसका मास आएगा 10%, ठीक है, क्लियर है। तो अब इन्होंने कहा है कि इनके मास को कंपेयर करो, मास परसेंटेज को, तो वो मैंने आपको बता ही दी कि कितनी आएगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे आगे आप लिखोगे कि जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है सारिका ने, वो उसका हाइयर मास, उसका ज़्यादा मास है एज कम्पेयर टू रमेश ने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उससे ज़्यादा मास सारिका के सोल्यूशन का है। 4th है, स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल्स, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। ये मैंने आपको कराया था अपने वीडियो में कि आपको कैसे लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लर्न नहीं होता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लर्न करना है। तो अगर आप देखो तो कैसे लर्न करोगे आप, सुबोध शर्मा जी, ये तो सेकंड यहाँ पे ना पेज नहीं है, तो मैं आपको बताया है सुबोध शर्मा जी फिर से इंग्लैंड फिर अमेरिका आए, उससे आपने लर्न करना है और उसी से आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो आप मेरी वीडियो पे जाकर आप देख लेना एक बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, तो उसके बाद आप इस वीडियो को आके कंटिन्यू कर सकते हो। पॉज करो, पहले उस वीडियो को जाके देखो, देन इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे सकोगे, एंड मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ 15 क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन वाई पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड सोल्यूशन डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब व्हेन इन द केस ऑफ सस्पेंशन दे डू। बताओ कि कोलॉइड के सस्पेंशन पार्टिकल जो हैं वो सेटल क्यों नहीं होते, जबकि ये जो सस्पेंशन के होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। कि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जिगजैग पैटर्न में हमेशा मूव करते ही रहते हैं, ठीक है, और इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हमें ये होमोजीनियस भी अपेयर होते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस होते हैं। अब ये लोग इतने छोटे होते हैं कि ये इनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगती है, इस वजह से ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, जबकि जो पार्टिकल सस्पेंशन में होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड वो सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। 16th है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ग्राम ऑफ 15% मास बाय मास सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर। मतलब हमें मासेस बताने हैं केन शुगर के, अगर 200 ग्राम ऑफ 15% मास बाय मास सोल्यूशन आप प्रिपेयर करो, तो आप क्या करोगे, मास परसेंट आपको दी हुई है, ठीक है, और सोल्यूशन भी आपको बता रखा है कि कितना प्रिपेयर हुआ है। मास परसेंट है 15% और सोल्यूशन है आपका 200 ग्राम, तो आप सोल्यूट को x ले लो, तो मास परसेंट का फॉर्मूला जो है उसमें आप अप्लाई कर दो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, तो 15% मास परसेंट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 उधर जाके 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको 30 ग्राम इसका पता चल गया है कि मास ऑफ शुगर कितना है 30 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा
मतलब अगर आपको मास ऑफ वाटर निकालना है, आपको सॉल्वेंट निकालना है, तो आप सोल्यूशन प्लस सोल्यूशन में से माइनस कर लोगे ना, मास ऑफ वाटर तो खुद निकाल लोगे कि अगर जितना आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, आपको सॉल्यूट भी पता चल गया, तो सॉल्वेंट आप निकाल ही लोगे कि सोल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो, आपका जितना बचा उतना आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, अब 17, सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर कमेंट। तो सी वाटर है उसमें मिक्सचर होता है सॉल्ट का और भी बहुत सारे बिगर सब्सटेंसेस के, इम्प्योरिटीज़ के। ठीक है, और जो एज वेल एज जो मिक्सचर है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। तो सी वाटर है उसलिए उसको हम होमोजीनियस और एज वेल एज हेट्रोजीनियस भी कह सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है पेपर में। ठीक है, अब आ जाओ असर्शन रीज़न पे। असर्शन रीज़न मैंने आपको इसलिए डाला है इसमें क्योंकि ये पेपर में पूछते जाने लग गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन रीज़न का, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ होमोजीनियस। ठीक है, एंड रीज़न है कि अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ होमोजीनियस। तो हमारा असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, क्योंकि होमोजीनियस वो होता है जिसकी हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, डिफरेंट कंपोजिशन किसकी होती है, हेट्रोजीनियस की। तो ये गलत है। क्लियर है, मतलब आपका आएगा इसमें सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। 19th, असर्शन ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट्स टाइंटल इफेक्ट। ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो इसमें आपका आएगा कि असर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है, क्योंकि जो टिंडल इफेक्ट है वो हमेशा कोलॉइड्स वगैरह से हो सकता है, कभी भी सॉल्यूशन से टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। और जो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं जब टिंडल इफेक्ट होता है तो। ठीक है, क्योंकि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हमने पढ़ा था बहुत छोटे होते हैं और टिंडल इफेक्ट कोलॉइड्स के पार्टिकल में होता है। ठीक है, तो इसका आपका आएगा इफ असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। 20, assertion brass do not show the properties of its constituent zinc and copper. It is an alloy homogeneous mixture of zinc and copper. ठीक है, इसमें ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ही असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है रीज़न में। तो आपका क्या लिखोगे, इफ both A and R, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. क्लियर है। अब आ जाओ केस स्टडी पे। इन्होंने केस स्टडी में हमें बोला है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। The particle size of a true solution is less than 1 nanometer. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. A colloid is a mixture that is actually heterogeneous but appears to be homogeneous. ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे। What type of mixture can be separated by filtration? फिल्ट्रेशन के थ्रू आप कौन सा मिक्सचर सेपरेट कर सकते हो? आप सस्पेंशन सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस बहुत छोटे होते हैं, इन्हें सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। और कोलॉइड्स भी सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि इनके पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली, साइज ऑफ पार्टिकल कॉजेज टिंडल इफेक्ट, गलत। साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉजेज टिंडल इफेक्ट, ये सही है वैसे देखा जाए, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है, तो इफ पार्टिकल्स आर वेरी थिन टाइनी देयर इज नो टिंडल इफेक्ट, ट्रू सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो पहला वाला भी सही है, बी भी सही है, और डी ऑल ऑफ द अबव ये गलत है। वैसे हमें ये नहीं देखना, ये गलती से आएगा, टाइपो एरर है, ये नहीं आना था डी। ये सी आएगा, ट्रू सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, ये इनकरेक्ट सॉल्यूशन है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर, फर्स्ट का आंसर है सस्पेंशन, सेकंड का आंसर है टू सॉल्यूशंस शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, थर्ड, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन? स्टेबिलिटी के हिसाब से आपने बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन की कितनी कैसी स्टेबिलिटी होती है। ट्रू सॉल्यूशंस जो है उनकी बहुत कम, मतलब कि मैं आपको ऑर्डर में बता देती हूँ। इसमें आपका आंसर आएगा ए, सस्पेंशन की सबसे ज़्यादा, उससे कम कोलॉइड्स की, उससे कम ट्रू सॉल्यूशंस की। ठीक है, अब ये भी हो गया, तो अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, चूज़ द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच चूज़ करना है, चूज़ द करेक्ट मैच। सॉल्यूशन दिए हुए हैं और इसके एग्जांपल्स हमें बताने हैं कि कौन से सही है। क्लोराइड, पहले देखते हैं हम क्लोराइड का कौन सा होगा। फ्लोरीन वाटर होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। क्लोराइड 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 का होगा फ्लोरीन वाटर,
क्यों होगा फ्लोर इन वाटर? क्योंकि फ्लोर अगर आप वाटर में डालोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे अगर आप उसको अच्छे से मिक्स नहीं करोगे। तो ये हो गया हमारा कोलॉइड, ठीक है। तो कोलॉइड का ये हो गया। अब सस्पेंशन में कौन सा आएगा? सस्पेंशन में आएगा ब्लड, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा 3, 2, 1 डी, ठीक है। क्या आंसर इसका? डी। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और जिन बच्चों ने मेरा एंड तक वीडियो देखा है उन्हें एक बार मैं लास्ट आई सजेस्ट यू कि एक बार आप वीडियो देख लेना, जिन बच्चों ने नहीं देखी है। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में ये चाहिए हो वीडियो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। टिल नाउ, बी सेफ एट होम।